ये है मसातो, जो कि एक कमजोर सा बुद्धू लड़का था। इसी वजह से कोई भी लड़की इसको घास तक नहीं डालती थी। पर फिर भी उसकी जिंदगी में एक फीमेल थी जो कि थी उसकी मम्मी जी मामा को, यानी कि हमारी आंटी जी, जो कि हमेशा ही मसातो के साथ रहकर उसका ख्याल रखती थी और उसकी हर चीज में मदद भी किया करती थी, यहाँ तक कि लड़कियां पटाने में भी। पर मसातो की जिंदगी उस दिन बदल जाती है जब वो एक दूसरे लड़की के चक्कर में पड़कर एक दूसरे दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। पर उसकी जिंदगी का असली बदलाव वो नहीं था, बल्कि उस दुनिया के अंदर उसके साथ उसकी मम्मी जी भी आ गई थी। और उस दुनिया के अंदर वहाँ पर मम्मी जी के साथ काफी सारे अजीबोगरीब कांड हो जाते हैं। बट साथ ही साथ मम्मी जी वहाँ पर मसातो के लिए काफी सारी बंदियां भी बना देती हैं। पर इन सभी चीजों की शुरुआत वहाँ से होती है जब सुबह सुबह मम्मी जी वहाँ पर मसातो को लाकर उसका ब्रेकफास्ट देती हैं। बट मसातो के वहाँ पर उनसे ढंग से बातचीत ना करने की वजह से वो वहाँ पर थोड़ी सी गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि मसातो वहाँ पर उस वक्त एक सर्वे फिल कर रहा था जिसमें कि उसको ये बताना था कि उसके अपने फैमिली के साथ कैसे रिलेशंस है। तब कुछ वक्त के बाद वहाँ पर एक अजीब सी ऑफिस वर्कर लड़की आती है जो कि मसातो से अकेले बातचीत करने की डिमांड करती है। ये सुनकर मम्मी जी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हुए झट से मसातो को अकेले छोड़कर भाग जाती है, इस उम्मीद में कि कम से कम लल्लो मसातो इस वाली लड़की के साथ तो चांद पे चला ही जाएगा। पर अकेले होने के बाद वो अजीब सी लड़की वहाँ पर मसातो को असली में सच्चाई बताती है कि दरअसल वो यहाँ पर किसी एक अलग काम के लिए आई है। जो सुनकर मसातो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज हो जाता है और डरते हुए उस लड़की से बोलता है कि मैं तैयार हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं उसके बदले पैसे नहीं दूंगा क्योंकि तुम खुद यहाँ पर आई हो। तब फिर वो लड़की वहाँ पर मसातो को सारी चीजें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए उसको बताती है कि दरअसल वो यहाँ पर उसको टेलीपोर्ट करने के लिए आई है एक दूसरे दुनिया में, क्योंकि यही उसका काम है। जो भी अपनी जिंदगी से परेशान होते हैं वो उनको दूसरे दुनिया में टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ पर कि फिर से वो दोबारा से अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये सुनकर मसातो वहाँ पर कुछ देर तक सोचने के बाद आखिरकार राजी हो जाता है, क्योंकि ना उसके पास इस जिंदगी में पैसे थे, ना ही कोई लड़की थी, और उसके पास बस एक ऐसी मम्मी जी थी जो कि हमेशा ही उसके पीछे इस बात पे पड़ी रहती थी कि मेरे बेटवा की शादी कब होगी। इसलिए तब वो अजीब सी लड़की वहाँ पर मसातो की बात को मानते हुए उसको एक दूसरे दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ पर मसातो पहुँचते ही काफी ज्यादा खुश होने लगता है कि फाइनली इस दुनिया में तो उसको कम से कम कई सारी लड़कियां मिलेंगी। पर अचानक से एक पल में झट से ही मसातो की खुशी वहाँ पर छूमंतर हो जाती है जब वो ये देखता है कि उसके साथ साथ उस दुनिया के अंदर उसकी मम्मी जी भी टेलीपोर्ट हो चुकी है, क्योंकि मसातो के जाने के बाद उसके मम्मी जी की जिंदगी भी काफी ज्यादा परेशानियों से भर जाती, इसलिए उस अजीब सी लड़की ने उसके मम्मी जी को भी इस दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया। तब मसातो वहाँ पे और कुछ तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी मम्मी जी को लेकर उनके किंग के पास आ जाता है, जहाँ पर कि उनके किंग वहाँ पर उनके पावर लेवल्स और उनके स्टैट्स के बारे में बताते हैं। जो सुनकर मसातो तो वहाँ पर उनके किंग की बातों को काफी आसानी से समझ जाता है, पर उसकी मम्मी जी इस बात को ढंग से समझ नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ना ही कुछ ज्यादा गेम्स खेले थे और ना ही कुछ एनिमे वगैरह देखे थे, वो तो बस दिन भर बैठ के हेंटाई। खैर उनका किंग वहाँ पर मसातो की मम्मी जी को ढंग से समझाने के लिए उनको सारी बातें आसान भाषा में एक्सप्लेन करता है, पर मम्मी जी वहाँ पर अब भी कुछ ज्यादा ढंग से समझी नहीं होती, क्योंकि उनका दिमाग एक 8 साल के बच्ची के बराबर था, जो कि वहाँ पर अपनी उंगलियों से कुछ कैलकुलेशन करते हुए उस बुढ़ऊ राजा की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। इसलिए ये देखकर आखिरकार वो किंग वहाँ पर परेशान होकर मसातो की मम्मी जी को वहाँ पर एक गाइड बुक देता है, जिसको पढ़ते हुए मम्मी जी धीरे धीरे कर इस दुनिया के बारे में और ज्यादा जान सकती हैं। फिर इन सब चीजों के आखिर में मसातो वहाँ पर उस किंग से पूछता है कि हाँ ये सब चीजें तो ठीक है, पर क्या वो उसको ये एक्सप्लेन कर सकता है कि इस दुनिया के अंदर उसके साथ साथ उसके मम्मी जी भी क्यों आ चुकी है। पर वो किंग वहाँ पर मसातो से बोलता है कि अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता, जो इस दुनिया में आ गया वो आ गया और उसको इतनी आसानी से दोबारा से वापस नहीं भेजा जा सकता। फिर ये सब चीजें बोलने के बाद किंग वहाँ पर मसातो और मम्मी जी को लेकर एक दूसरे कमरे में आ जाता है, जहाँ पर की 3 तलवारें रखी हुई थी, और उनका किंग वहाँ पर उनसे बोलता है कि अगर उनमें से किसी ने भी इनमें से एक भी तलवार को बाहर निकाल दिया तो फिर वो इस दुनिया के अंदर एक ए क्लास हीरो बनने के काबिल है। ये सुनकर मसातो जाकर वहाँ पर एक तलवार को निकालने की कोशिश करने लगता है, और आखिरकार फाइनली काफी ज्यादा मेहनत मशक्कतों के साथ वो एक लंबी सी तलवार को बाहर निकाल ही लेता है, जैसा कि उसको हमेशा से चाहिए था, क्योंकि छोटा था उसका चंद्रयान। तो मसातो वहाँ पर अपनी मम्मी जी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, पर उसकी मम्मी जी वहाँ पर परेशान होते हुए ये बोलती है कि इस दुनिया के अंदर तो उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको खाना पकाने के लिए सब्जी वब्जी काटने के लिए चक्कुओं की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ये बोलकर वो वहाँ पर जाकर वो जो बाकी 2 तलवारें बची थी वो उन दोनों को काफी ज्यादा आसानी से बाहर निकाल लेती है।
देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। फिर वो दोनों वहाँ से एक दूसरे प्रैक्टिस ट्रेनिंग ग्राउंड सेंटर में आ जाते हैं, जहाँ पर कि उनके सामने वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स खड़े थे। इसीलिए मम्मी जी वहाँ पर अपने सब्जी काटने वाले तलवारों की ताकत को टेस्ट करने के लिए उन वाले मॉन्स्टर्स के ऊपर एक हमला करती है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक हमला था कि एक ही बारी में वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। ये देखकर मसातो भी वहाँ पर अपनी तलवार की ताकत को टेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक हमला करता है। जो हमला वहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ पर किसी मॉन्स्टर का तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि आसमान में वहाँ पर एक फालतू सा चिड़िया उड़ते हुए जा रहा था, जो कि उस हमले की लगने की वजह से आकर नीचे जमीन पे गिरता है। ये देखकर बेचारा मसातो वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी और अपनी मम्मी जी से गुस्सा हो जाता है कि उसके मम्मी जी के पास उससे ज्यादा खतरनाक हथियार क्यों है। और जब मम्मी जी वहाँ पर मसातो को उनसे इतना ज्यादा गुस्सा हुआ देखती हैं, तो फिर वो वहाँ पर अपने सामने प्याज काट लेती हैं और अपनी गीली गीली अखियों से मसातो को देखते हुए बोलती हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि जो कि मसातो उनसे इतना ज्यादा गुस्सा है और उससे बात भी नहीं करना चाहता। और ये देखकर मसातो को वहाँ पर झट से ये रियलाइज हो जाता है कि अरे मम्मी जी ही तो वो इंसान है जो कि उसके बच्चों के लिए एक दूसरी मम्मी जी ढूंढ के लाएंगे। इसलिए मसातो वहाँ पर मम्मी जी से काफी ज्यादा माफी मांगते हुए उनको चुप करवाता है, क्योंकि उनके बिना उसके लिए लड़की ढूंढ के कौन लाएंगे। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से एक दूसरे टाउन की गिल्ड की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर कि वो अपने हीरोज की टीम के लिए और ज्यादा मेंबर्स को रिक्रूट कर सके। और जब मम्मी जी वहाँ पर उस गिल्ड के सामने पहुँचती है, तो वहाँ पर एक काफी लंबी सी लाइन लगी हुई थी। इसीलिए मम्मी जी वहाँ पर अपने तलवार से एक हमला करती है और ऑलमोस्ट वहाँ पर सबकी जान ले लेती हैं। इसलिए वो सारे लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं और उस गिल्ड के अंदर से वही लड़की बाहर आती है, जिसने कि उन दोनों को इस दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट किया था, और उसका नाम असल में हिकारी होता है। फिर हिकारी वहाँ पर उन दोनों को अंदर बुलाती है और उनको कुछ प्रोफाइल्स की लिस्ट देते हुए बोलती है कि वो इनको अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हैं। ये सुनकर फिर मम्मी जी वहाँ पर उन वाली सारी प्रोफाइल्स को चेक करती है और उनमें से एक पहली लड़की को बुलाती है, जिसका नाम एमी होता है। और मम्मी जी वहाँ पर उस एमी का इंटरव्यू लेना चाहती थी, ताकि वो ये जान सके कि ये लड़की उसके बेटे के साथ रहने के लिए सही तो है ना, कहीं वो लड़की ज्यादा ठरक में आकर उसके बेटे मसातो के साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। और इंटरव्यू के बाद मम्मी जी को वहाँ पर ये पता लगता है कि ये एमी नाम की लड़की तो कुछ ज्यादा ही कड़क है, और अगर इसने जोश जोश में मसातो के साथ अपनी कुछ ज्यादा ताकत लगा दी तो फिर मसातो की तो आगे की पीढ़ी मर जाएगी। इसलिए झट से मम्मी जी वहाँ पर उस एमी नाम की लड़की को डिस्क्वालीफाई कर देती है। देन फिर मम्मी जी वहाँ पर ऐसे ही एक एक कर वहाँ पर और दो लड़कियों को बुलाती हैं, पर उनमें भी कुछ न कुछ कमी होने की वजह से वो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर देती है, क्योंकि मम्मी जी को अपने लल्लू लौंडे के लिए एक सर्वगुण संपूर्ण बंदी चाहिए थी। फिर फाइनली आखिरकार मम्मी जी को वहाँ पर ऐसी एक लड़की मिल ही जाती है, जिसका नाम यूई होता है, और वो एक यूजलेस सी लड़की होती है, जिसके पास कोई भी अटैकिंग पावर नहीं थी, यानी कि वो लड़ाई में किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकती। उसके बाद मसातो की नजर वहाँ पर एक दूसरे प्रोफाइल पे पड़ती है, जिसमें कि एक गुस्सैल और थोड़ी सी ताकतवर लड़की थी, और मसातो उस वाले लड़की को अपनी टीम में ऐड करने का सोचता है, क्योंकि उसको तो ऐसी ही लड़कियां पसंद है, तड़कती भड़कती और कड़कती हुई लड़कियां। पर मम्मी जी उस वाली प्रोफाइल को देखने के बाद मसातो को उस प्रोफाइल को फेंकने के लिए बोलती है, क्योंकि वो वाली लड़की काफी ज्यादा ही गुस्सैल थी। इसीलिए मसातो भी वहाँ पर अपनी मम्मी जी की बात को मानते हुए उस वाली प्रोफाइल को फेंक देता है, पर तभी ही वहाँ पर वो वाली लड़की टेलीपोर्ट हो जाती है और मसातो से गुस्से में बोलती है कि उसने उसके प्रोफाइल को क्यों फेंक दिया, आखिरकार उसमें कमी ही क्या है, हर कोई उसको इसी तरीके से रिजेक्ट कर देता है। ये बोलते हुए वो वहाँ पर मसातो को लेकर एक दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट कर जाती है, जहाँ पर कि वो मसातो से अकेले में बात कर सके। और अकेली जगह पे वो वाली लड़की मसातो के सर पे अपना पैर रखकर उसको अपना इंट्रोडक्शन यूकी नाम से देते हुए इससे बोलती है कि आखिरकार उसमें कमी ही क्या है, हर कोई उसको क्यों रिजेक्ट कर देता है। पर उसी बीच मसातो का ध्यान वहाँ पर उसके गुस्से से हटकर उसके चांद पे चले जाता है, इसीलिए वो उसको अपने पास बैठने का बोलकर उससे बातचीत करने लगता है, ताकि वो उसको और ज्यादा अच्छे से समझ सके। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मसातो के गायब हो जाने की वजह से उसकी मम्मी जी और यूई वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, और जाकर हिकारी से पूछ रहे थे कि आखिरकार उसका बेटा मसातो गायब कहाँ पे हो गया। और फिर मम्मी जी सोचने लगती है कि जरूर वो ठरकी लड़की मेरे मसातो को कहीं न कहीं पे बहका के लेके चली गई है। तब वापस से हमें वहाँ पर मसातो का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर बैठ के यूकी से बात कर रहा था, और यूकी वहाँ पर मसातो को इस दुनिया में टेलीपोर्ट होने का मेन रीजन बताती है कि दरअसल यहाँ पर कपल्स टेलीपोर्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी अजीबोगरीब चीजें करते हुए अपने लेवल को इंक्रीज करना होता है, लेवल सबके निकलेंगे, जिससे कि वो इस दुनिया के अंदर और ज्यादा ताकतवर हो सके। तभी यूकी की बातें सुनकर वहाँ पर मसातो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसको एक और नई बंदी मिलेगी, पर ये रियलाइज करते ही वो वहाँ पर झट से दुखी हो जाता है कि वो तो यहाँ पर अपने मम्मी जी के साथ आया है। देन फिर वापस से हमें वहाँ पर हिकारी का सीन
सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर मम्मी जी से बोल रही थी कि उसके और उसके बेटे मसातो के बीच का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इसीलिए वो चाहे तो वो उसको दुनिया में कहीं पे भी लोकेट कर सकती है। उसे बस अपने अंदर के मैजिक के ऊपर अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना होगा। और जब मम्मी जी वहाँ पर अच्छी तरीके से अपने अंदर के मैजिक के ऊपर फोकस और कॉन्सेंट्रेट करती है, तो फिर वो वहाँ पर मसातो और यूकी जिस जगह पे बैठे हुए थे उस जगह की जमीन को उड़ाते हुए आसमान में ले जाती है, जिससे आखिरकार मम्मी जो वहाँ पर उस वाले ठरकी लड़की को पकड़ ही लेती है जो कि उसके बेटे को बहका के अपने साथ ले गई थी। और मसातो के समझाने के बाद आखिरकार वहाँ पर मम्मी जी भी उस यूकी नाम की ठरकी लड़की को अपने ग्रुप में ऐड करने के लिए मान जाती है। उसके बाद फिर वो चारों लोग एक डंजन के सामने जाते हैं ताकि वो लोग अपने मिशन को कंप्लीट कर सके। पर वहाँ पे आंटी जी के बस एक छोटी सी गलती की वजह से वो तो उस डंजन के अंदर गिरती ही है, पर साथ ही साथ वो वहाँ पर बाकी लोगों को भी पकड़ के अंदर खींच लेती है। तो उस डंजन के अंदर वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था, जहाँ पर कि सबको ये रियलाइज हो जाता है कि अंधेरे में किसी की भी ताकत काम की नहीं है, सबके सब यूजलेस है। पर तब फिर वहाँ पे हमारी आंटी जी अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा चमकने लगती है, जैसे आसमान में तारा मेरे दिल का सितारा, ओए होए होए। सॉरी, मैं जरा भूल गया था कि ये मसातो की मम्मी जी हैं। तो खैर फिर वो लोग आगे और ज्यादा उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर कि उनको एक स्लाइम का बड़ा सा स्पॉनर मिलता है, जहाँ से काफी सारे स्लाइम स्पॉन होने लगते हैं। इसलिए उन सबको बचाने के लिए यूकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर एक ही झटके में वो सारे स्लाइम्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर यूकी की सारी ताकतों को सील कर देते हैं। और यूकी के पास तो वहाँ पर कोई भी पावर्स नहीं थी, इसलिए वो घंटा वहाँ पर कुछ कर पाती। इसलिए फिर हमारी मम्मी जी को वहाँ पर फॉर्म में आना पड़ता है, और वो फिर वहाँ पर अपने सब्जी काटने वाले तलवारों से उन वाले स्लाइम्स के ऊपर हमला करते हुए उनकी ऐसी तैसी कर देती है, जिससे उस जगह पे वहाँ पर आखिर में कुछ जेम्स बच जाते हैं, जिनको की जाकर यूई वहाँ पर कलेक्ट करने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर ऊपर से और कई सारे स्लाइम्स नीचे गिरने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे वहाँ पर कंबाइन होते हुए अपने आप को एक बड़े से स्लाइम में बदल देते हैं। देन फिर वो वाला स्लाइम वहाँ पर अपने लिक्विड से हमारी मम्मी जी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। इसलिए मसातो वहाँ पर अपनी मम्मी जी को बचाने के लिए उनको धक्का देकर साइड में हटा देता है। पर जब वो वहाँ पर अपनी मम्मी जी को देखता है तो फिर उसको पता चलता है कि वो तो पूरी तरीके से गीली हो चुकी है। आई मीन उस तरीके से नहीं, मतलब उस स्लाइम के लिक्विड की वजह से गीली हो चुकी है। इसलिए ये देखकर मसातो फिर वहाँ पर अपनी मम्मी जी को बचाने के लिए जाकर उस वाले स्लाइम से लड़ने के लिए तैयार होने लगता है। पर गीली होने के बाद तो मम्मी जी की ताकत वहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो अपने फायर वाले तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से स्लाइम के सारे पानी को निकाल देती है, जिससे आखिरकार वहाँ पर एक बड़ा सा क्रिस्टल बच जाता है। पर साथ ही साथ उस क्रिस्टल के साथ वहाँ पे एक कॉफिन भी होता है, जिसको जब वो लोग खोल के देखते हैं तो फिर उसके अंदर उनको वहाँ पर एक हिमिकावा का क्लोन मिलता है, जो कि बिल्कुल उसकी ही तरह लग रहा था। देन वो लोग वहाँ पर उस हिमिकावा के क्लोन को दोबारा से जिंदा करते हैं, जिसके जिंदा होने के बाद वो वहाँ पर उसको एक दूसरे टाउन में जाने की क्वेस्ट देती है। इसलिए अगले ही दिन फिर वो लोग वहाँ पर अपने लोकल मार्केट में जाते हैं, ताकि वो लोग वहाँ से अपने लिए कुछ हथियार और आर्मर्स खरीद सके। और मसातो की मम्मी जी वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे आर्मर्स को ट्राई करने लगती है, जिनको देखकर उनके सामने वाला दुश्मन तो बेचारा शर्म के मारे ही मर जाएगा। पर आखिरकार वो लोग वहाँ पर अपने अपने लिए कुछ ढंग के आर्मर चुन ही लेते हैं। पर एक जगह पर मसातो वहाँ पर अपनी मम्मी जी से काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि वो हमेशा ऐसा ही क्यों करती है, वो हमेशा ही उसके साथ रहती है और उसका ख्याल रखती है जैसे कि वो कोई छोटा सा बच्चा हो। और मसातो को गुस्से में देखकर मम्मी जी वहाँ पर थोड़ी सी दुखी हो जाती है, पर फिर वो वहाँ पर खुद को शांत करती है और मसातो को आकर उसके गोद में लेटने के लिए बोलती है। और जब मसातो ऐसा करता है तो फिर वो उसके कान में एक लकड़ी डाल देती है। कान में बोली है मैंने, कान में, फिर से सुन के आओ। तो फिर मम्मी जी वहाँ पर मसातो से बोलती है कि भले ही वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो हमेशा तो उसका बच्चा ही रहेगा और वो ये नहीं चाहती कि मसातो को कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े, इसीलिए वो हमेशा ही उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखती है। और जब काफी दिनों के सफर के बाद वो लोग जाकर उस दूसरे विलेज के अंदर पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पर उनको मेन मिशन के बारे में पता चलता है कि दरअसल इस विलेज के ऊपर एक डीमन का साया आ चुका है, इसलिए उन लोगों को जाकर उन गाँव वालों को उस डीमन से बचाना होगा। फिर दूसरी तरफ हमें वहाँ पर उस डीमन क्वीन का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम लौरा होता है। और लौरा के सामने वहाँ पर अचानक से गलती से वो हिमिकावा की क्लोन आ जाती है, जो कि लौरा से उसकी जान को बख्शने की भीख मांगने लगती है। बट लौरा वहाँ पर हिमिकावा के क्लोन के ऊपर ये बोलते हुए हमला कर देती है कि वो बस आदमियों की जान बख्शती है क्योंकि वो उसके काम आते हैं, पर वो उसके किस काम की। तब वापस से दोबारा हमें मसातो का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था। तभी बाहर से आकर दरवाजे के सामने वहाँ पर यूकी उससे बातचीत करने लगती है और बातचीत के बीच में कुछ अनबन
होने की वजह से यूकी वहाँ पर गुस्से से जाने लगती है, इसलिए मसातो उसके पीछे जाने लगता है उसको रोकने के लिए। पर गलती से दरवाजा लगने की वजह से यूकी वहाँ पर बेचारी नीचे गिर जाती है और मसातो लड़खड़ाता हुआ जाकर उसके ऊपर गिर जाता है। तभी अनफॉर्चुनेटली गलती से वहाँ पर मसातो की मम्मी जी आ जाती है, जो कि उन दोनों को इस तरीके से देख लेती है। इसलिए मसातो और यूकी वहाँ पर उनको समझाने लगते हैं कि वो जैसे समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। पर मसातो की मम्मी जी तो वहाँ पर उसके बिना कोई भी बात सुने बगैर ही उसको बस इतना बोलती है कि अगली बार चांद पे जाने से पहले अपना स्पेस सूट पहनना मत भूलना। फिर आगे कुछ टाइम के बाद वो लोग जाकर वहाँ पर ये प्लान बनाने लगते हैं कि वो जाकर उस डीमन क्वीन को किस तरीके से हराएंगे। यहाँ पर कि यूकी एक काफी ज्यादा बड़ा खुलासा करती है कि दरअसल वो डीमन क्वीन असल में उसकी मम्मी है, जो कि आदमियों से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि उनके साथ रहने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को खुद से दूर कर दिया। ये सुनकर मसातो की मम्मी जी वहाँ पर यूकी के पास आकर उसको संभालने लगती है और उसको ये बोलती है कि वो मसातो के साथ रह सकती है, क्योंकि उसको ये पता नहीं था कि उसके इतने बुरे बिहेवियर की असली वजह उसका इतना बुरा पास्ट हो सकता है। और फिर वहाँ पर अच्छी तरीके से तैयारी कर और पूरा प्लान बनाकर वो लोग जाते हैं उस डीमन क्वीन से लड़ने के लिए। जहाँ पर पहुँचते ही वो डीमन क्वीन वहाँ पर उन लोगों के ऊपर गर्म धधकते हुए लावा से हमला कर देती है, जिसको रोकने के लिए वहाँ पर मसातो की मम्मी जी अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन सारे लावा को जमा देती है। इसलिए फिर लोरा वहाँ पर अपने सारे अटैक्स को मसातो की मम्मी जी के ऊपर टारगेट कर देती है, जिससे आखिरकार वो वहाँ पर उनको पेड़ों के बीच फंसाकर रोक ही लेती है। इसलिए ये देखकर यूकी वहाँ पर अपने मम्मी जी को समझाते हुए ये बोलने लगती है कि उन्हें आकर फिर से उसके साथ रहने लग जाना चाहिए। पर उसकी मम्मी जी लोरा वहाँ पर उसको मना करते हुए ये बोलती है कि नहीं, अभी उसे किसी बच्ची की जिम्मेदारी नहीं उठानी, वो ऐसे ही काफी ज्यादा खुश है। ये बोलकर लोरा वहाँ पर अपनी बेटी के ऊपर हमला कर उसको नीचे गिरा देती है। तो मसातो वहाँ पर लोरा को समझाते हुए ये बोलने लगता है कि उसे भी उसकी मम्मी जी की तरह बनना चाहिए, क्योंकि भले ही वो उसको काफी ज्यादा अनोइंग लगती है, पर फिर भी वो उसके लिए जो भी करती है वो उसके अच्छे के लिए ही करती है। बट तब भी लोरा वहाँ पर मसातो की बातों को नहीं मानती और लगातार उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। और अपने बेटे मसातो की जान को खतरे में देखकर वहाँ पर उसकी मम्मी जी उस पेड़ों के ट्रैप को तोड़कर बाहर आ जाती है और गुस्से में वहाँ पर लोरा के ऊपर काफी सारे हमले करने लग जाती है, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक थे कि आखिरकार लोरा वहाँ पर हारने लग जाती है। इसलिए वो वहाँ से अपनी जान बचाकर उड़ते हुए भागने की कोशिश करती है, पर मसातो उसको भागने भी नहीं देता और उसके ऊपर हमला कर उसको आसमान से नीचे गिरा देता है। एंड नीचे गिरकर उसकी जान जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर उसकी बेटी यूकी आकर उसको पकड़कर उसकी जान बचा लेती है। तब फिर डीमन क्वीन लोरा को हराने के बाद वहाँ पर फिर से हिमिकावा की वही वाली क्लोन दोबारा से उनके सामने आती है, जहाँ पर कि वो उनको अपना क्वेस्ट पूरा करने के लिए कांग्रेचुलेट करती है और साथ ही साथ वो उन लोगों को एक और न्यू क्वेस्ट भी देती है, जिस क्वेस्ट के अंदर मम्मी जी वहाँ पर अपने काफी सारे खतरनाक हमलों का इस्तेमाल करते हुए सारे मॉन्स्टर्स को चुटकियों में हरा देती है, जो देखकर मसातो वहाँ पर दुखी होता हुआ सदमे में चला जाता है कि वो उसके मम्मी जी के सामने कितना ज्यादा कमजोर है। इसलिए वो वहाँ पर ये फैसला करता है कि अगले ही दिन जाकर वो एक मैजिक एकेडमी में ज्वाइन करेगा, जहाँ पर कि वो अपने मैजिक की प्रैक्टिस को करता हुआ खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकता है और साथ ही साथ वहाँ पर उसकी मम्मी जी भी नहीं आ सकती। तो ऐसे ही वो कुछ दिनों बाद जाकर उस मैजिक एकेडमी में ज्वाइन कर लेता है और पहले ही दिन के क्लासेस के खत्म हो जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की मसातो को अकेले में पेड़ के नीचे बुलाती है। इसलिए जब मसातो जाकर उस वाली लड़की से उस पेड़ के नीचे पहुँचने के लिए मिलता है तो फिर वो वहाँ पर अपना मन ही मन में काफी ज्यादा खुश होते हुए ये सोच रहा था कि आज तो उसको पेड़ के नीचे झाड़ देखने का मौका मिलेगा। पर जैसे ही जाकर वो वहाँ पर उस लड़की से मिलता है तो फिर वैसे ही झट से वहाँ पर उसकी खुशी उड़कर कहीं गायब हो जाती है, क्योंकि उसको ये पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही मम्मी जी है, जो कि यहाँ पर उसके ऊपर नजर रखने के लिए एक स्टूडेंट के तौर पे आई है और वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में। ये देखकर बेचारा मसातो वहाँ पर खून के आंसू हो जाता है, क्योंकि उसकी मम्मी जी ने वहाँ पर उसकी खुशी से मिलने की खुशी को मिट्टी में मिला दिया था। तो अगले ही दिन वहाँ पर उनके मैजिक एकेडमी में एक कुकिंग का कंपटीशन होने वाला था, जहाँ पर कि वो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे और उस क्लास के सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की वहाँ पर मसातो को इम्प्रेस करने के लिए उस वाले कुकिंग कंपटीशन को जीतने की काफी ज्यादा कोशिश करती है। पर क्योंकि मसातो की मम्मी जी को वहाँ पर कुकिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसलिए वो वहाँ पर उन सभी बच्चों को काफी आसानी से हरा देती है। इससे वो पॉपुलर लड़की जिसका नाम हिमिको होता है वो वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी होकर रोने लग जाती है, क्योंकि वो इस कंपटीशन को जीतकर मसातो को इम्प्रेस करना चाहती
चाहती थी। बट ये बात वहाँ पर हिमिको के मम्मी जी को पता लग जाती है, इसलिए वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आकर हिमिको को मारने पीटने लग जाती है। इसलिए मसातो की मम्मी जी वहाँ पर आकर उनको रोकने लग जाती है और ये पूछती है कि वो अपने बेटी पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। तब हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि दरअसल हिमिको की मम्मी हमेशा ही ऐसा ही करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी हर चीज में नंबर 1 हो और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। इसलिए उसको और ज्यादा पुश करने के लिए वो हमेशा ही उसको बुली करती थी और कभी कभार तो मारा पीटा भी करती थी। पर अब तो हिमिको की वहाँ पर हद हो गई थी, इसलिए वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में एक बड़े से ड्रैगन में बदल जाती है और लगातार सभी लोगों के ऊपर हमला करने लग जाती है। ये देखकर हिमिको की मदर वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उन सभी लोगों के ऊपर हमला करने लग जाती है। पर तभी उनके सामने मसातो की मम्मी जी आकर उनसे प्यार से बात करने लगती है और उनको ये समझाने लगती है कि भले ही ऐसा करते हुए वो अपनी बेटी को नंबर 1 पे ही क्यों ना ले जाए, पर इन सब चीजों का कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन सब चीजों से उसकी बेटी ही खुश नहीं होगी। पर अगर वो सच्ची में चाहती है कि उसकी बेटी जिंदगी में कुछ कर पाए तो फिर उसको उससे प्यार से बात करना होगा। तब हमें दूसरी तरफ वहाँ पर हिमिको का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए मसातो को जलाने वाली थी। बट इससे पहले कि वो वहाँ पर मसातो के ऊपर हमला कर पाती, मसातो के सामने वहाँ पर हिमिको की मम्मी जी आ जाती है, जो कि उससे माफी मांगते हुए ये बोलने लगती है कि उसने उसके साथ काफी ज्यादा गलत किया है और इसके लिए वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है। ये सुनकर देखते ही देखते कुछ ही पलों में वहाँ पर हिमिको वापस से बदलकर एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाती है। इसलिए हिमिको की मम्मी वहाँ पर जाकर मसातो की फैमिली से शांति से बैठकर बात करते हुए उनको ये बोलती है कि वो चाहती है कि मसातो उसका दामाद बन जाए, क्योंकि उससे अच्छा ख्याल तो उसकी बेटी का मसातो रख लेगा। पर मसातो वहाँ पर हिमिको के मम्मी जी को मना करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही हिमिको आकर वहाँ पर मसातो का मेलन सैंडविच बनाती है तो फिर मसातो वहाँ पर झट से मान जाता है। तो फिर उसके बाद मसातो वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर एक दूसरे टाउन में चले जाता है अपना क्वेस्ट पूरा करने के लिए। जिस जगह पर पहुँचते ही अचानक से उन लोगों के सामने वहाँ पर कई सारी औरतें आ जाती है, जो कि वहाँ पर अपने बच्चों को काफी डेस्परेटली ढूंढ रही थी। और उन लोगों को देखकर मसातो की मम्मी जी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो उनके इमोशन को अच्छे से समझ सकती थी। इसलिए वो लोग वहाँ पर तैयार हो जाते हैं मदर्स के खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए। और उसी प्रोसेस में वो लोग वहाँ पर उन मदर्स के बच्चों को ढूंढते ढूंढते आखिरकार जाकर एक बड़े से टावर लाइक डंजन के सामने पहुंच जाते हैं। फिर जब वो लोग उस डंजन के कुछ ही फ्लोर्स अंदर जाते हैं तो फिर उनको वहाँ पर एक अजीब सी लड़की मिलती है, जो कि पहले तो वहाँ पर उन लोगों के ऊपर हमला करने का ट्राई करती है। पर जब वो वहाँ पर मसातो की मम्मी जी को देखती है तो फिर वो उन लोगों से ये बोलते हुए वहाँ से भाग जाती है कि वो उनसे लड़ने के लिए दोबारा जरूर आएगी, क्योंकि वो बेचारी मसातो की मम्मी जी को देखकर पिघल गई थी। तो फिर मसातो की टीम भी वहाँ पर उस डंजन के और ज्यादा अंदर नहीं जाती और वहीं से फिर वापस आने लग जाती है, क्योंकि वो लोग भी पूरी तरीके से तैयार नहीं थे कि वो लोग उस डंजन के अंदर जा पाए। इसलिए वो वहाँ से वापस आकर टाउन के अंदर एक सस्ता सा टूटा फूटा सा घर लेते हैं, ताकि वो लोग वहाँ पर उनको आगे क्या करना है उसका प्लान बना सके। बट उस वाले टूटे फूटे सस्ते घर को रिपेयर करने के लिए भी उनको काफी सारे मटेरियल्स की जरूरत थी। इसलिए वो लोग जल्द ही वहाँ के अपने लोकल मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो अपने घर के लिए कुछ वुड और फैब्रिक वगैरह खरीद सके। फिर वहाँ पर शॉपिंग करते करते ही उन लोगों को वहाँ पर वही अजीब सी लड़की मिलती है, जो कि उनको डंजन में मिली थी। जो लड़की उन लोगों को वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है मिया नाम से, और ये भी बताती है कि उसने उसके घर पे एक असैसिन भेजा है, जो कि उसके घर पे जाकर उसके बची खुची टीम को भी पूरी तरीके से खत्म कर देगा। बट ये सुनकर मसातो वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसको अपनी मम्मी जी पे पूरा भरोसा था। बट वहाँ पर मसातो की परेशानी तो तब बढ़ जाती है जब उसके पास यूकी आती है और ये बताती है कि शायद से वो असैसिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसकी मम्मी जी हारने वाली है। ये सुनकर मसातो वहाँ पर सारी चीजें छोड़कर वहाँ पर भागते हुए अपनी मम्मी जी को बचाने के लिए जाने लगता है। बट जैसे ही मसातो जाकर अपने घर में वापस पहुँचता है तो फिर वो वहाँ पर ये देखता है कि उसकी मम्मी जी वहाँ पर अपनी जान नहीं बल्कि कुछ पैसे हारने वाली है, क्योंकि वो असैसिन कोई किलर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गैम्बलर था। तो गैम्बलिंग करते करते मसातो की मम्मी जी वहाँ पर बस हारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर यूई के दिमाग में एक काफी बेहतरीन आइडिया आता है और वो चिल्लाते हुए वहाँ पर उन सब लोगों से बोलने लगती है कि अरे वो लोग क्या कर रहे हैं, ये उन लोगों ने जिस चीज को दाव पे लगाया है वो कोई एंटीक चीज नहीं बल्कि एक एक्सप्लोसिव है। एंड ये सुनकर वहाँ पर उस बेचारी जुआरी एसोसिएशन की पूरी हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ पर अपने सारे पैसे वैसे छोड़कर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इसलिए मिया अगली बार उन लोगों के लिए एक साथ वहाँ पर कई सारे असैसिन्स भेजती है, जो कि इस बार असल में असैसिन्स थे, जो आते ही वहाँ पर उन लोगों से ये बोलने लगते हैं कि उन्होंने शहर के कई जगहों पे एक्सप्लोसिव लगा दिए हैं। तो इसीलिए उन लोगों को उन असैसिन्स की सारी बात माननी होगी, वरना वो उन शहर में लगाए हुए पटाखों को डेटोनेट कर देंगे। इसलिए मजबूरी में मम्मी जी वहाँ पर उन वाले असैसिन्स की बातों को मानते हुए पहले तो उन लोगों के लिए खाना बनाती है, जो खाना खाने के बाद उन वाले असैसिन्स को वो खाना कुछ खास नहीं लगता, इसलिए वो जाकर बेड पे लेट जाते हैं ताकि वो वहाँ पर किसी और चीज को खा सके। खैर, तो मसातो
की मम्मी जी वहाँ पर उस वाले असैसिन की बात को ढंग से समझ नहीं पाती और उसको लगता है कि ये बेचारा असैसिन सोना चाहता है, इसलिए वो जाकर वहाँ पर जैसे मसातो के साथ करती थी वैसे ही वो जाकर वहाँ पर उसको चादर ओढ़ देती है और उसको थपथपाते हुए लोरी सुनाने लगती है, जिससे कि वो असैसिन आराम से सो सके। वेल खैर शुक्र है कि मम्मी जी ने बस बड़े वाले असैसिन को थपथपाया है, ना कि उसके छोटे वाले असैसिन को। खैर उस थपथपाई से उस बेचारे असैसिन को वहाँ पर कब नींद आ जाती है और वो सो जाता है उसको पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए वापस से जब दोबारा से वो वाले असैसिन अपने नींद से जागते हैं तो फिर वो वहाँ पे मसातो की मम्मी जी को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर उन लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए आए थे। पर मसातो की मम्मी जी ने कोई भी भेदभाव ना करते हुए उन सभी लोगों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा, इसलिए वो असैसिन्स वहाँ पर मसातो की मम्मी जी से माफी मांगते हुए वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। एंड फिर काफी दिनों की कड़ी ट्रेनिंग और प्लानिंग के साथ वो लोग फाइनली इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो लोग उस डंजन के अंदर जा पाए और वहां से उन वाले औरतों के बच्चों को छुड़ाकर वापस ला सके, जहां पर उन लोगों का सामना वहां पर डंजन के काफी सारे ट्रैप से होता है, क्योंकि उस डंजन के हर एक फ्लोर में एक अलग अलग तरीके का ट्रैप लगा हुआ था। तो इसी तरीके से वहां पर आगे जाते जाते आखिरकार वो लोग जाकर 90th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, जहां पर कि उन लोगों को उस डंजन का बॉस मिलता है। एंड ये वही मिया नाम की लड़की होती है जिसने की काफी बार उनके घर पे असैसिन्स भेजे थे और वो उन लोगों से काफी बार मिल चुकी थी। तो काफी देर की लड़ाई के बाद फाइनली मिया वहाँ पर अपने फाइनल अटैक का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी सारे बीस्ट मॉन्स्टर्स को बुला लेती है, जिनसे लड़ने के लिए मसातो की टीम वहाँ पर बस तैयार ही हो रही थी कि सुन उनको ये रियलाइज हो जाता है कि ये बीस्ट्स असल में कोई मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि वही बच्चे हैं जिन्हें की मिया ने उन वाले औरतों से चुराया था। इसलिए उन वाले बीस्ट्स को संभालने के लिए मसातो की टीम वहाँ पर उनकी मम्मियों को वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देती है, जिनको देखने के बाद वो वाले बीस्ट्स वहाँ पर मसातो की टीम से लड़ने के लिए मना कर देते हैं। तो ये देखकर मिया वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन वाले बीस्ट्स के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भर देती है। इसलिए वो वाले मॉन्स्टर्स वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से से उनकी तरफ हमला करने के लिए जाने लगते हैं, पर तभी उनके बीच में वहाँ पर उनकी मम्मियाँ आ जाती है जो कि उन लोगों को काफी ज्यादा प्यार से गले लगा लेती है। एंड इस चीज से सरप्राइजिंगली वहाँ पर मिया का मैजिक कमजोर पड़ने लगता है और आखिरकार देखते ही देखते उसका मैजिक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिससे वो वाले मॉन्स्टर्स अपने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। तो इसके बाद वहाँ पर मिया के पास और कोई भी चारा नहीं बचता, इसलिए वो वहाँ से भागने लग जाती है। और जब मसातो की टीम उसका पीछा करती है तो फिर उनको पता चलता है कि मिया ने ऐसे ही काफी सारे बच्चों को चुरा चुरा कर आखिरकार एक गॉड को खुश कर दिया था, जो कि उसकी कोई भी एक विश को पूरी कर सकता था। एंड मिया अपने उस विश से इस दुनिया के सारे मम्मियों को गायब करना चाहती थी, बट उसके विश मांगने से पहले ही वहाँ पर मसातो आकर अपनी एक घटिया सी विश उस गॉड से मांग लेता है कि उसको एक ऐसा स्पेस सूट चाहिए जिसके अंदर अनलिमिटेड ऑक्सीजन हो, जिससे कि वो जितनी बार चाहे उतनी बार चांद पे जाकर वापस आ सके। एंड ये बात चांद के बारे में नहीं थी। खैर इस चीज से मिया के वहाँ पर विश मांगने का चांस खत्म हो जाता है, इसलिए वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में उन लोगों से ये बोलते हुए भाग जाती है कि वो इस चीज का बदला लेने के लिए उनके पास जरूर आएगी। और अगर गाइस आपको ये वाली कहानी सुनने में मजा आया तो फिर अभी कभी स्क्रीन पे बने हुए वीडियो पे क्लिक करो, उस वीडियो की कहानी इससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर है।